अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। वेलकम टू जियो पाकिस्तान प्रेजेंटेड टू यू बाय पेप्सी। और मैं ये कह रही थी कि आई होप आप लोग बड़ी अच्छी तरह स्टडी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, जर्नलिस्ट लिख रहे हैं कोविड के हालात, ख़ास तौर पे हमारे रीजन में क्या चल रहे हैं इर्द गिर्द, अगर आप देख लें तो थोड़ा सा आप फ्यूचर जो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वीडियोस और जो तस्वीर और जो खबरें आ रही हैं सामने, उससे शदीद एंग्जाइटी और टेंशन शुरू हो जाती है देख के कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ज़रा महफूज रखे। लेकिन हमारे यहाँ भी सूरत हाल चलें, सिंध में तो कुछ बेहतर है, पर्टिकुलरली कराची में, अदरवाइज सिंध में भी हैदराबाद में काफ़ी पॉजिटिविटी रेट बढ़ चुका है। लाहौर का कई हफ्तों से बुरा हाल चल रहा है। आज दोबारा से तकरीबन 5800 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सो द नंबर इज़ नॉट डिक्रीजिंग। मैं मेंशन इसलिए कर रही थी कि जो लोग पढ़ रहे हैं खासतौर पे अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है, तो प्लीज़ डोंट सिट स्मग कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाल बड़ा अच्छा है, हमारा अच्छा हाल है, लेकिन बुरा होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिया को भी बहुत हफ्तों यही लग रहा था कि वो बड़े ठीक संभल गए हैं और अब देखेंगे क्या। वो तो जश्न मना रहे थे कि कोरोना का खात्मा हो गया और उसके बाद ये हुआ। हम नहीं चाहते ये हो, इसलिए हमें एहतियात करनी है। और पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पंजाब के मुत्तादिद अजला और खैबर पख्तूनख्वा के मुत्तादिद अजला में 80% 90% पे ऑक्सीजन बेड्स की कैपेसिटी पहुंच गई है जो ऑक्यूपाइड हैं। वेंटिलेटर्स भी 80 to 70% ऑक्यूपाइड हैं। सो हमारे पास अब बहुत कम फैसिलिटीज़ रह गई हैं आवाम को देने के लिए। ये वबा बढ़े ना, इसके लिए सर धड़ की लिटरली हुक्मरानों को बाजी लगाना होगी अब तो। और इसीलिए कुछ फैसले भी किए जा रहे हैं। बड़ा अच्छा फैसला है कि आपने फ़ौज को कहा है कि जी वो SOPs पर अमल दरामद कराएं। अब ये होगा कि जहाँ पे लोग अहलकारों को देखेंगे वहाँ पे मास्क पहन लेंगे। एक और मशवरा हमारा भी ये था कि ये तो चलने जो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हैवी फाइन्स इम्पोज करें लोगों पे। लेकिन बात वही हो गई ना, वो बेचारे गरीब लोग जब मास्क के पैसे नहीं होंगे या शायद सेंस नहीं है पहनने की, तो फाइन कौन देगा? 10 रुपए का मिल रहा है। कहने का मतलब है फाइन कौन देगा अब्दुल्ला? मतलब रियलिस्टिक चीजें और जो डुएबल चीजें वो करनी पड़ेंगी। और सबसे ये कि एहसास कर लें फाइन से बचने के लिए अमल दरामद करेंगे ना, फिर ये है एक मेरा तो अच्छा जी बॉटम लाइन कहने की। बिल्कुल, ये भी एक पहलू है डेफिनेटली। और वो टाइगर फोर्स को भी बाय द वे मेरा ख्याल है कि हाई टाइम उनको भी इंगेज कर ही लिया जाए कि काफ़ी हो गई है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर मुल्क के लिए बड़ी तबाहकुन साबित हो रही है और कोरोना से मजीद 144 अमवात हुई, मजीद 5870 नए केसेस रिपोर्ट हुए। दैट इज़ अ बिग नंबर बाय द वे। और कोरोना केस मुस्बत आने की शरह जो है वो भी तकरीबन 11% तक पहुंच गई है। अप्रैल का महीना मुल्क के लिए हलाकत खेज साबित हुआ है और रवा महीने अब तक 2411 अमवात हो चुकी हैं अगर इन टोटलिटी आप काउंट करें। अफसोसनाक बात यह है कि अवाम अब भी इस वबा को संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है। शहरियों की जानिब से SOPs की खुला खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। तीसरी लहर की तबाही को देखते हुए वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के अहम इजलास में आज बड़े फैसले किए गए हैं और SOPs पर अमल करवाने के लिए इंतजामिया की नाकामी के बाद हुकूमत ने फ़ौज को तलब कर लिया है। अफवाज पाकिस्तान के जवान सड़कों पर SOPs नाफिज कराएंगे और वज़ीर आज़म ने अवाम से एक बार फिर अपील की है कि वो एहतियात करें और मास्क का इस्तेमाल करें, वरना फिर जाहिर है और सख्त फैसले करना पड़ेंगे। अब से लेके ईद तक अगर SOPs के ऊपर चलेंगे तो हमें वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं। अब हम इन्फोर्स करेंगे, यानी अब हम इसके ऊपर पूरी तरह जोर लगाएंगे। हमारी पुलिस और पुलिस की मदद करेगी पाकिस्तानी फ़ौज। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप SOPs पे चलेंगे तो हमें फिर वो जो सबसे खौफनाक चीज़ है शहरों का लॉकडाउन, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। और आपको बताएं कि सरबराह NCOC असद उमर ने भी इस मौके पर बात की। लॉकडाउन पर संजीदगी से गौर हो रहा है। उनका ये कहना था ईद तक आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी होगी। आपको पता है इंडोर पे तो थी और आउटडोर आप बैठ सकते थे, अब आउटडोर भी ख़त्म हो गया है। दफ्तरी औकात दोपहर 2 बजे तक होंगे। के आगे खदशा नज़र आ रहा है कि बदकिस्मती से हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि जिसके अंदर हमें शहर का भी लॉकडाउन करना पड़े। तो NCOC को हिदायत दी गई हैं कि अगले चंद दिनों के अंदर सूबों के साथ मिल के पूरा इसके ऊपर एक प्लान बनाया जाए। तमाम वो अजला जहाँ पर 5% से ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी है वहाँ पर स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। जो इस वक्त बाज़ार हमारे खुलते हैं 6 बजे तक का बाज़ार खुले होंगे। इंडोर डाइनिंग के ऊपर पहले से पाबंदी थी, अब ईद तक जो है वो आउटडोर डाइनिंग के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है।
हुकूमत ने अभी तक लॉकडाउन लगाने का फैसला तो नहीं किया, लेकिन वज़ीर आज़म जिस सूरत हाल से ख़बरदार कर रहे हैं, हमारे मुल्क में वो हालात बस दिनों की दूरी पर हैं, लिहाजा आवाम को चाहिए कि कोरोना SOPs पर अमल करें। दफ्तरी औकात की बात हो रही थी, 50% बाय द वे अटेंडेंस भी की गई है। अगर हम अमल दरामद नहीं करेंगे इन सारी चीज़ों पर, तो हुकूमत अल्टीमेटली लॉकडाउन लगाने पर मजबूर ही होगी। और एक ख़ित्ते में ना, लिटरली ख़ित्ते में खौफ की सूरत हाल है, क्योंकि ज़ाहिर है एक ही रीजन है, ज़बान समझते हैं, एक ही तरह की इम्यूनिटीज़ अभी तक भी लेवल भी हैं। बिल्कुल, और अगर बेखबर हैं आपके अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में क्या हो रहा है, तो प्लीज़ देख लें, मतलब एक ह्यूमन लेवल पे देख लें कि क्या हो रहा है। फॉर अराउंड 30 वीक्स ये इंडिया के, हम आपको ज़रा कुछ विजुअल्स भी इधर दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फॉर 30 to 50 वीक्स आपको पता है इनके केसेस इतने ड्रॉप हो गए कि इन्होंने बिल्कुल विक्ट्री पार्टीज करना स्टार्ट हो गई कि जैसे हम ठीक हो गए। और मैं इनको ब्लेम नहीं कर रही, हमारे यहाँ भी ये सेंस हुई बीच में कि जी हम तो ओवरकम कर गए और हमसे बेहतर तो कोई है नहीं। इसीलिए दिसंबर में फिर दूसरी वेव आई और अब तीसरी वेव चल रही है। यहाँ पे तो कितने ही इनकी फेस्टिविटीज और मेले और क्या कुछ नहीं हुआ। ये हम आपको इधर सुना नहीं रहे, लेकिन ये वीडियोस हमने देखी हुई है। ये हॉस्पिटल के बाहर हजूम लगा हुआ है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ना जगह है, ना कोई पैरामेडिकल इनका कोई स्टाफ है। लिटरली एम्बुलेंस में लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई है। कल पाकिस्तान में बाय द वे टॉप ट्रेंड ट्विटर पे था ऑक्सीजन फॉर इंडिया, और जाहिर है बहुत से लोगों ने मशवरा भी दिया कि पाकिस्तान में भी कैन ऑफर देयर सर्विसेज और ऑक्सीजन अगर हमारे पास है। लेकिन हम ये सोच लें कि किसी को भी ऑफर करने से पहले अपनी सप्लाईज हमारे पास इतनी सफिशिएंट हैं कि खुदा न खास्ता यहाँ कोई क्राइसिस आया तो हमारा बैकअप प्लान होना चाहिए, क्योंकि हमने देख लिया है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग बच सकते हैं। ये लोग अगर इन्हें ऑक्सीजन का एक सिलेंडर मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन लुक एट दिस पीपल, आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन, जो इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं, आप ये सड़कों पे ये कोविड पॉजिटिव लोग हैं जिनको कोई मदद कहीं नहीं मिल रही, और वो ओवरवेल्म्ड है वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम जो है इंडिया का। आप देखें, यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं सिलेंडर जो है, जो मुश्किलों से लोग कहीं ना कहीं से ढूंढ रहे हैं। अस्पताल पे लोगों ने धावा बोल दिया था, और अस्पताल में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर जो अस्पताल के मरीजों के लिए लगे होते हैं वो उठा उठा के भागना शुरू कर दिया था। एक अफरा तफरी का आलम है, और ये सूरत हाल खुदा न खास्ता किसी भी मुल्क में ना हो। और दुनिया जो है ना, लिटरली इंडिया, पहले दुनिया समझ रही थी जनाब अमेरिका में बहुत हलाकतें हुई हैं, इटली में बहुत हलाकतें हुई हैं, इंडिया की हालत देख के दुनिया अब कांप उठी है। तो लिहाजा थोड़ा सा कंपैरिजन कर ले, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम भी बिल्कुल उतना ही डेलिकेट है जितना वहाँ है, और वहाँ की आबादी आप अंदाज़ा कर लें, चले हमारी कम है, लेकिन उसी लिहाज से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है उस तरह इक्विप नहीं है। दोनों हाथ उठा के दुआ करें कि हमारी वो हालत ना हो जो इंडिया की है, एंड दिस इज इन आवर हैंड। अच्छा, थोड़ा से SOP फॉलो कर लें तो हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। हाँ जी, और हम इससे पहले न्यूजीलैंड की बात करते रहे कि किस तरह से उन्होंने अपने मुल्क में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराया, और फिर वो भी तकरीबन कोरोना से निकल ही आया। और इजराइल ने तो वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट सारी आबादी को अपनी वैक्सीनेट कर दिया, कोरोना फ्री हो चुका है। वहाँ nobody is literally wearing a mask in Israel, so Well, I mean, they took it seriously. It's a small country, लेकिन small हो या big हो, seriously लोगे तो ठीक हो जाओगे। तो ये इजराइल देखे, उनको कोई पाबंदी अब नहीं रही, उनको कोई मास्क लगाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। मतलब वहाँ भी कोरोना आया, वहाँ भी हम दोनों की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत की, रियासत की और आवाम की। जहाँ दोनों ने मिल के काम किया वहाँ ये मनाजर अब देखने को मिल रहे हैं कि जहाँ लोगों ने अपना फ़र्ज़ निभाया, SOPs पर अमल दरामद किया, मास्क पहना, और रियासत ने जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने कहा लोग मास्क पहन रहे हैं, हम इन सबको जल्द से जल्द वैक्सीनेट करेंगे। ज़ाहिर है हम उनकी आबादी रिसोर्सेज को अपने से कंपेयर नहीं कर सकते। बाय द वे इजराइल से भी कल बड़ी खबरें आ रही थी, बहुत से फ़लस्तीनी घरों पे इजरायली मुश्तइल नौजवानों ने कल धावा भी बोला, तो वो खबरें भी बड़ी दिल दुखाने वाली और बहुत ज़्यादा। लेकिन फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट कोविड। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, क्या हाल है आपका? सबसे बड़ा फैसला तो यही सामने आया है कि अब कोरोना SOPs पर अमल दरामद फौज कराएगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो क्या इख्तियारात दिए जाएंगे अफवाज को, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। कहाँ कहाँ बुलाया जा रहा है और अहदाफ क्या है, ये सब कुछ तय हो गया तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। देखें, एक मुकम्मल लाएमल जो है वो सूबों की मदद से जो है वो बन रहा है, और इस वक्त फौज को बुलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि हमारी जो ऑक्सीजन की इस वक्त ज़रूरियात है वो 90% के करीब जो है, जो हमारी कैपेसिटी है उसके ऊपर चल रही है। अगर एक हफ्ता और हमारा रेट जो है वो नीचे नहीं आता है तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उस
के अंदर जो कोरोना की जो मरीज हैं उनसे जो निपटने की जो हमारी एक सलाहियत है वो शदीद मुतासर होगी और हम एक बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा फौज को भी मुतहर्रिक किया गया है, तमाम बाकी इदारों को मुतहर्रिक किया गया है और इसको हमारी पूरी कोशिश है कि जिस तरह पहली और दूसरी जो लहर आई थी उसमें हमने इसको नीचे किया था, इंशाल्लाह इसमें इस बार भी कामयाब होंगे। यानी कि आने वाला एक हफ्ता और उसके बाद वाले हफ्ते बहुत अहम है हमारे लिए। फवाद साहब, हुकूमत बार बार भारत की मिसाल देती है कि वहाँ वाकई हालात बहुत ख़राब हैं, अब तो ख़ास तौर पर ऑक्सीजन की फराहमी का मसला। तो पाकिस्तान में क्या हम तसल्ली रखें कि सब कंट्रोल में हैं और मुस्तकबिल में भी रहेगा? क्या हमारे पास ऑक्सीजन के रिजर्व्स वगैरह इतने मौजूद हैं? अभी तक हमारे हालात बहुत बेहतर हैं भारत से और बाकी ममालिक से, और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो एक साल पहले हमने इक़दाम किए थे उसके नतीजे में पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर की जो एक्सपेंशन हुई, जो बढ़ोतरी हुई, उसके नतीजे में अभी तक मामला हमारे कंट्रोल में है। लेकिन मुस्तकबिल हमारे अब के जो इक़दाम हैं, SOPs पे अमल दरामद करना, अवाम का जो ताउन है, ये अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा जी फवाद, ये भी बताइएगा कि तय किया गया है कि कोरोना फैलाव रोकने के लिए तकरीबन मुल्क भर में सभी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ऑब्वियसली कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए कोई फैसला अभी करना है, क्या सोचा है? अभी फिलहाल वो तमाम तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं और उसके इम्तिहानात जो हैं उनको भी रोका जा रहा है और काफ़ी हद तक जो इमरजेंसी सिचुएशन है वो। वज़ीर आज़म की आज की बात सुने तो अब यही ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में वैक्सीन के सिलसिले में हम बस इमदाद पर ही सारा दारोमदार है हमारा, उसी के मुंतज़र हैं। अब यही पॉलिसी रही तो हम क्या करेंगे? दुनिया अपने दरवाजे हम पे बंद करती चली जाएगी। कनाडा ने भी पाबंदी लगा दी है, तो क्या इस पॉलिसी पर कायम रहने का कोई जवाज़ है या फिर हमारे पास पैसे ही नहीं, हम खरीद नहीं सकते वैक्सीन? नहीं, पॉलिसी क्या है? पॉलिसी तो ये है कि हम चाहते हैं कि वैक्सीन मिले हमें और पूरी दुनिया से हम जो वैक्सीन लेना चाह रहे हैं, इस वक्त सिर्फ 3 ममालिक हैं दुनिया में जो वैक्सीन जो है वो दे रहे थे। वो चीन है, हिंदुस्तान है और रशिया है। हिंदुस्तान ने अपनी मौजूदा सूरत हाल की नज़र उसको सस्पेंड कर दिया है। इसी तरह से रशिया से बहुत थोड़ा हिस्सा आता है, चीन से आ रहा है, चीन से रात को भी पहुंची है। और लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें वैक्सीन की लॉन्ग टर्म इम्पोर्टेंस तो बहुत है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वैक्सीन को बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकती क्योंकि इसको कम से कम 1 साल चाहिए आपको वैक्सीन के असरात लाने के लिए। फिलहाल SOPs जो हैं और ये कि इज्तिमा ना हो, ये हाँ बिल्कुल SOPs पे अमल दरामद साथ साथ होना चाहिए, लेकिन वैक्सीन की इंपॉर्टेंस से भी इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म। SOPs पे अमल दरामद करें, अपने आप को वैक्सीनेट करवाते चले जाएं। 2 हफ्ते में वैसे ही आपकी पहली डोज के बाद ही इतनी अच्छी एंटीबॉडीज बन जाती हैं कि आपकी बचत। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी हमसे बात करने का, थैंक यू सो मच। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान, प्रेजेंटेड टू यू बाय पेप्सी। और बहुत सी बातें करनी होती हैं हमें ये हम इरादा करके आते हैं भरपूर। भाई हमारा जो ये पूरी तैयारी होती है ना, ये पूरी मुकम्मल तैयारी होती है, लेकिन ये टाइम इस किस्म का है 4 to 6, जिस तरह कि आपको पता ही है कि कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़, कोई वज़ीर आज़म ख़ास तौर पे इसी टाइम पे कहीं ना कहीं स्पीच दे रहे होते हैं। सो समथिंग, वन थिंग और अनदर इज़ हैपनिंग और फिर हमारा शो बीच में। लेकिन फिर भी हम भरपूर तैयारी करने के साथ साथ कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट करें। तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। बताना हम ये चाहते हैं कि NCOC के आज होने वाले फैसलों के बारे में हमने आपको बताया था ब्रीफली। इसके सरबराह हैं असद उमर साहब। हम यूजुअली ये कहते हैं ना, स्टे एट होम। कोविड जब शुरू हुआ था तो हमारी सबकी टैगलाइन क्या थी? स्टे एट होम। सब लोग यही कहते थे कि जनाब गैर ज़रूरी तौर पर आप ना निकलें घरों से बाहर। और जाहिर है अब ईद की भी आमद है, लेकिन हम आपको बार यही कहते रहते हैं कि देखिए ईद पहले भी गुजर गई थी, अब भी गुजर जाएगी। और वैसे भी ईद पे ज़्यादा तैयारी तो तब होना जब आपने 6 लोगों की 10 लोगों की दावतें करनी हो या आपने बहुत ज़्यादा मिलने मिलाने जाना हो। होपफुली आप समझदारी का मुजाहरा करते हुए ये नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल आप सब लोग वैक्सीनेटेड हैं। तो असद उमर साहब ने एक स्केड्यूल बनाया। उन्होंने कहा जी 2 बजे आप दफ्तर से घर जाएंगे, उसके बाद ईद की तैयारी करेंगे। और ईद की तैयारी के हवाले से उनका क्या कहना था, ये हम आपको ज़रा सुनवाना चाहते हैं।
ईद के लिए जो भी आप शॉपिंग करना चाहती हैं वो ज़रूर करें, लेकिन दिन के वक्त करें। शाम को अफ्तार के बाद बाज़ार नहीं खुले होंगे तो दिन के वक्त शॉपिंग करें और ज़रूर करें, ईद की ज़रूर तैयारी करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी इसमें ये रिक्वेस्ट होगी कि आखिरी 3 दिन और 5 दिन का ना इंतज़ार करें, ये जैसे ही अब से आप शॉपिंग शुरू कर दें, क्योंकि जैसे वज़ीर आज़म ने ये कहा कि ख़दशा ये है कि अगर ज़्यादा आगे बीमारी पड़ती है तो हो सकता है लॉकडाउन भी हो जाए, तो उससे पहले ही आप जो है आराम से शॉपिंग करते रहें ताकि आपको परेशानी ना हो। अच्छा जी, तो पूरी आपने ये सुन लिया कि इनका क्या कहना था। बेसिकली 2 बजे तक आप लोग घर जाएं और ताकि ऑब्वियसली कम से कम टाइम आपका हो। द होल आइडिया है कि घरों से बाहर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर ना हो। देखिए, लेकिन असद उमर साहब जहाँ ये कह रहे थे कि ईद की शॉपिंग करें, ज़रूर करें, वहाँ ये ज़रूर कह देते कि ज़रूरी नहीं है कि 6-6 लोग इकट्ठे बाज़ारों में जाएँ। हमें पता है कि हमारे यहाँ बहुत से घराने ऐसे हैं, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ईद के ईद ही शॉपिंग करता है, लेकिन हम उनसे भी यही गुजारिश करेंगे कि एहतियात ज़रूर बरतें। आप और मैं यहाँ बैठ के ये गुजारिश कर सकते हैं, असद उमर साहब जिनके पास और भी बड़े काम हैं, NCOC को सरबराह हैं और ऑब्वियसली हर चीज़ पे नज़र है, अब कितनी बार ये कहेंगे, डोंट यू थिंक कि अब हम सारों को, लेकिन असद उमर साहब ने जब ये कह दिया कि आप ज़रूर जाएं, लाजमी जाएं, तैयारियां करें, इससे मुझे लगता है कि वो स्टे एट होम वाला जो मैसेज है ना वो ज़रा निगेट होता है। हम भी आपको घरों में बंद नहीं करने को कह रहे, लेकिन मे बी द चॉइस ऑफ वर्ड्स कुड हैव बीन बेटर। फाइन, आई विल गिव यू दैट मच कि केयरफुल होना चाहिए था इनको अपने चॉइस ऑफ वर्ड से। देयर इज अनदर साइड टू द स्टोरी जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी अगर आप 6 बजे 5 बजे तक भी अगर आपने सारे बाजार बंद कर दिए और 2 बजे जैसे आपकी छुट्टी होगी ऑफिस से और आप अपनी फैमिली को लेके बाजार जा रहे हैं, तो अंदाज़ा करें कि उन बाज़ारों का क्या हाल होगा जहां आपको पता है कि दिस इज़ लाइक अ रेस अगेंस्ट टाइम, क्योंकि सब कुछ वैसे ही ख़त्म होने वाला है। तो इसमें फिर आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग आती है, प्लीज़ मत जाएं। और ये रमज़ान भी वी नो दैट एवरीबडी हैज़ कोई ना कोई जोड़ा ऐसा होगा पसंदीदा, 1-2 बार पहले पहना होगा, दोबारा पहन सकते हैं, सादगी से मनाइए। ये भी कोई ईद है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको पता है दुनिया में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, पिछले साल की तरह ये ईद भी मनाने की कोशिश करें। अच्छा जी, अब आपको ये भी बताएं कि कोविड की ही बात करें या कुछ और बात पे जाते हैं? बहुत सी बातें हैं एक्चुअली। अच्छा जी, हमारे पास बहुत सी बातें हैं, तो हम ज़रा डिसाइड करते हैं कि अच्छा, कोरोना केसेस में आपको पता है तेज़ी से इजाफा हो रहा है और ज़ाहिर है असद उमर साहब का क्या बयान है ये तो हमने आपको बता दिया। साथ ही साथ आपको साथ ही बता दें कि मुनासिब स्क्रीनिंग ना होने और वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तारी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये पूरी दुनिया की बात हो रही है। जैसे कि जी कनाडा ने 30 दिन के लिए पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। सो देयर यू गो, येट अनदर मुल्क जो कि पाकिस्तान की सफरी पाबंदियाँ जो हैं उस पर पाबंदी लगा दी गई है। सफ़र पे बरतानिया, हांगकॉन्ग और ओमान पहले ही पाबंदी लगा चुके हैं। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से कटता जा रहा है। बड़ी फिक्र की बात ये है और ये सिर्फ शुरुआत है। आपको साथ ये भी बता दें, आवाम ने एहतियात ना की तो सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और ये सिर्फ हम इसलिए कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीनेशन मुकम्मल तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से नहीं होगी तो हालात बिल्कुल यही रहेंगे। जिस तरह हम कितने डॉक्टर्स से बात कर भी चुके हैं कि अगर 60 to 70% अब्दुल्ला डॉक्टर फैसल सुल्तान भी हमें बता चुके हैं कि 50 to 60% जो है वो होनी है। बहुत साल लग सकते हैं कि जहां हमें SOPs पर फोकस करना है वहाँ वैक्सीनेशन पे भी फोकस करना है। हमारे साथ मौजूद हैं बेनज़ीर शाह, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कोविड के हवाले से इनका काम बड़ा एक्सटेंसिव है। बेनज़ीर शुक्रिया। बेनज़ीर, जिस तरह अब दुनिया ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेटली हम पे ज़रा पाबंदियाँ बढ़ाती जा रही है और हमें डर ये है कि कहीं दुनिया अपने दरवाजे हम पे बंद ना कर दे। लेटेस्ट कनाडा की मिसाल सामने आई है। सो खुदा न खास्ता हम दुनिया में तनहा तो नहीं रह जाएंगे अगर इसी रफ्तार से हम वैक्सीन लगवाते रहे तो? कोई 2 मिलियन डोजेस हमें चाइना से मिली थी, जिसमें से 1 मिलियन हमने खरीदी थी और 1 मिलियन उन्होंने डोनेट की थी। इसके अलावा हमें कोवैक्स का जो प्रोग्राम है जो कई ममालिक को वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उससे हमें कोई 14 से 15 मिलियन डोजेस हमें आनी है और ये कोई मई या जून तक आएंगी। अच्छा, इसके अलावा असद उमर साहब कहते हैं कि हमने 7 मिलियन डोजेस वैक्सीन की अलग से खुद हम खरीदेंगे साइनोफार्म और कैंसाइनो के। तो अगर आप इस सबको मिलाएं और इसका हिसाब करें तो मतलब कि कोई 22 मिलियन डोजेस बनती हैं।
और हमारी जो आबादी जिसको हम वैक्सीनेट करना चाहते हैं, असद उमर साहब के मुताबिक हम 70% अपनी जो 18 साल से ज़्यादा उम्र की आबादी है उसको वैक्सीनेट करना चाहते हैं, जो कोई तकरीबन 60 मिलियन बनती है। तो अगर आप 60 मिलियन आबादी को वैक्सीनेट करना चाहते हैं तो अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो पूरी की पूरी डोजेज अभी तक आई नहीं है, आपने जिसका बंदोबस्त किया है वो कोई 22 मिलियन डोजेस हैं। तो अभी वैक्सीनेशन की मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कमी है अभी और ये जो वैक्सीनेशन डोजेज हैं ये भी हमें याद रहे कि ज़्यादातर ये जो वैक्सीन्स हैं ये 2 डोजेस की हैं, तो एक शख्स को 2 डोज वैक्सीन लगेगी। तो अभी तक हमारा मुझे प्लान नहीं समझ आ रहा कि हमारा प्लान क्या है, अभी हमने कितनी और वैक्सीन खरीदनी है, हम कहाँ से खरीद रहे हैं, ये कब तक वैक्सीन आएगी। वी अग्री विद यू बेनज़ीर, वाकई ये है पॉइंट ऑफ कंसर्न। प्रॉब्लम्स हमारे बड़े रहे हैं बेनज़ीर, अगर देखा जाए पाकिस्तान में कोरोना स्क्रीनिंग का भी मसला रहा है, वैक्सीनेशन का तो है ही, हम अभी बात कर रहे हैं, और फिर SOPs पर अमल कहीं कोई करने को तैयार नहीं। ये बड़ा ग्लोबल फिनोमेना है बट डेफिनेटली पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा ही है। तो इस वक्त मुल्क जिन मुश्किल हालात में है, इसका ज़िम्मेदार आप अगर ब्लेम करना भी चाहें, किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहें, तो किसको ठहराएंगी? देखिए, इंडिया में भी हम जो देख रहे हैं सूरत हाल कि एकदम से इतनी तेज़ी से वहाँ पे केसेस बढ़े, और अब हमें याद रखना चाहिए कि इंडिया में तो आप समझे कि वो एक किस्म की हमारे रीजन की फार्मेसी है, वहाँ पे वो वैक्सीन भी बना रही है, वैक्सीन की अलग जो मेडिकेशन चाहिए होती है कोरोना वायरस के पेशेंट्स को वो भी वो बना रहे हैं। लेकिन वहाँ भी बड़े तेज़ी से केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी पॉलिसी में एक कन्फ्यूजन रही है, एकदम से आपने लॉकडाउन लगाया और एकदम से आपने खोल दिया। यहाँ पे भी अभी तक स्मार्ट लॉकडाउन पे बात तो हो रही है लेकिन उसका हमें कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है। एक और चीज जो बड़ी अहम है जिसके बारे में बात करनी चाहिए वो ये है कि हमारी टेस्टिंग बहुत स्लो रही है। अब जाके कोई हम 60,000 टेस्टिंग पे आए हैं और वो भी अभी बड़ी कम है। अगर आप यहाँ पे लाहौर में, मैं ज्यादातर जब डॉक्टर से बात करती हूँ तो वो ये कहते हैं कि जब हमारे पास एक पेशेंट आता है और उसको हमें लगता है कि उसके कोविड सिम्टम्स है तो हम उसी वक्त उनसे कहते हैं कि अभी कोविड टेस्ट तो कल तक उसका रिजल्ट आएगा, आप जाके अपना HRCT स्कैन करा दें, उससे उसी वक्त हमें पता चल जाएगा कि इनको कोविड है या नहीं है। अच्छा, ये जो टेस्ट होते हैं ये आपके टेस्टिंग में नंबर्स में नहीं आते, तो अभी मेरे ख्याल से ये भी हुकूमत को भी अंदाजा होगा कि अभी हमारा जो फैलाव है इस वायरस का वो बहुत ज्यादा है, जितना अभी नंबर्स हमें दिखा रहे हैं उससे कई ज्यादा, क्योंकि ये जो HRCT स्कैन के रिजल्ट हैं जहां से कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं ये तो आपके टेस्टिंग के अंदर नंबर्स ही नहीं आ रहे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और बात बिल्कुल यही है कि दोनों मुल्कों ने, बल्कि पूरे रीजन ने ही इस चीज़ को उस तरह सीरियसली नहीं लिया जो कि लेना चाहिए था, और उसके ऑब्वियसली हम दुनिया ने भी कहीं ना कहीं इतना सीरियस नहीं लिया। ओवरऑल दुनिया की हम बात करें, बहुत से ममालिक अब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, 1.5 साल होने को आ गया है। कोविड-19 इसीलिए कहते हैं ना 2019 की बात है, तो अब तक तो कुछ सीख ही लेना चाहिए था। एनीवे जी, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलिए। वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान, ब्रॉट टू यू बाय पेप्सी। और दुखी हैं हम पूरी ब्रेक जो है ना हमने ज़रा दुखीनेस में गुजारी है, बिकॉज यू नो वी लॉस्ट टू जिम्बाब्वे। अच्छा जी, सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया। सिकंदर, हम वही बात कर रहे थे। मेरे पास एक स्पीच थी कहने को। अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है कि हम स्पीच का टाइम नहीं है, आपको टाइम नहीं मिलेगा फिर बातें करने के लिए। सिकंदर, वही बातें हैं कि 2 लड़के चल गए तो हम चल जाएंगे, हम जीत जाएंगे। अगर वही 2-3 लड़के नहीं चलेंगे तो हमारा भट्टा गोल है। माशाल्लाह 43 रन में हमने 8 विकेटें गंवाई हैं। क्या आज हुआ? एक ऐसी टीम जिससे अफगानिस्तान भी जीत जाती है अगर मेहनत करे तो। हम एक ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए, वैसे तो पिछला मैच भी शर्मनाक ही जीत थी, लेकिन आज तो हार ही गए। देखिए, असूलन अगर ये आज जैसी कैचिंग अगर जिम्बाब्वे अपने पहले मैच में करता, हम पहला मैच भी हार गए थे, सीरीज हार गए थे, मगर अमेजिंग परफॉर्मेंस हमारी जो हमने नोज डाइव की है, मैं हैरान हूँ कि कहाँ साउथ अफ्रीका, कहाँ जिम्बाब्वे और कहाँ हम आके फंस गए। लोग कह रहे हैं कि जी पिच अच्छी नहीं है, डबल पेस है और स्लो पिच है, तो भाई इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल हैं जो नंबर 1 हैं दुनिया के, और उसके अलावा वो पैसे उनको इतने ज़्यादा मिलते हैं, उनका जॉब ही यही है कि जिस तरह की पिच हो उस तरह की बैटिंग करें, उस किस्म की पिच में अपने आप को अडॉप्ट करें कि जी ये पिच अगर स्लो है तो उस हिसाब से खेलें। मगर मेरे पास तो समझ में नहीं आ रहा, वही बात जो अभी हुमा ने कही है कि जी अगर 2-1 लड़के चलते हैं तो चले, वरना वो चाइनीज मोबाइल की तरह है तो चले तो चांद तक, वरना शाम तक। वो पूरी की पूरी टीम 43 रन पे आउट हो गई। मतलब अमेजिंग शर्मिंदगी की बात है। देखिए, हमारे एक ऑलराउंडर हैं फ़हीम अशरफ,
वो हर फॉर्मेट में खेलते हैं। जब वो आए हुए थे तो 85 रन थे और उनको आराम से जो है ये मैच जिताना चाहिए था एज अ नंबर 1 ऑलराउंडर ऑफ पाकिस्तान। और वो उनकी जो परफॉर्मेंस है कि 41 एवरेज देख लेना आप, 11 है शायद। अच्छा सिकंदर, मेरा नहीं पता नहीं क्यों वो नंबर 1 कह रहे हैं उन्हें। हाँ, ये कह रही थी कि इनको नंबर 1 पता नहीं कहना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि इनकी एवरेजेस आर नॉट दैट ग्रेट। आप देख ही लें कि उनकी एवरेजेस क्या हैं। देखिए, मैं कुछ और मेरी थ्योरी है। मेरी थ्योरी ये है कि हमने अपनी क्रिकेट को इतना सुकेड़ दिया है कि 6 टीमें जो ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से हम खेल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर, उसमें जो लड़के हैं वो क्रिकेट नहीं खेल पा रहे। पहले 16 टीमें खेलती थी, स्ट्रेच था और सारे लड़के अपने अपने डिपार्टमेंट से खेल रहे थे, हमें पता चलता था कौन क्या है। अब वो सुकड़ के जो है ना 6 टीमें हो गई हैं और लड़के बहुत कम खेल रहे हैं। तो उसके वजह से ये इश्यूज भी हो सकता है आ रहे हैं कि हमारी जो नई ब्रीड है, जो हमारा नया टैलेंट है, आसिफ अली को दोबारा मौका दिया गया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और भी एक दो नए नाम नजर आए थे, और भी नए नाम है, बल्कि मुझे उनका नाम भूल गया, लेकिन अब्दुल कादिर के जो बेटे हैं वो भी हैं, दानिश अजीज भी हैं, उस्मान कादिर उनका नाम है। हाँ, उस्मान कादिर तो बॉलर है, उनको तो हर मैच में खेलना चाहिए एज अ बॉलर। मगर दानिश अजीज जो है वो नए, उन्होंने 20-22 रन किए हैं, वो मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट उन्हीं का है, 22 रन उनके हैं। तो उन्होंने कोशिश की मगर वो फिनिशिंग टच नहीं दे रहे। वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो नई लॉट आ रही है, जो नया टैलेंट आ रहा है, उसमें और जो पुराने लड़कों में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। वो उनमें वो क्वालिटी नजर नहीं आ रही है जो कि बहुत ही अलार्मिंग है। अगर हमारी यही क्वालिटी लड़कों की आएगी जो पाकिस्तान टीम में, तो फिर तो अल्लाह ही खैर करे। अभी हमने तो वर्ल्ड कप भी खेल रहा है, अगर वो रिजवान रन नहीं करता, फकर जो है बहुत ही दिनों के बाद फॉर्म में आते, अगर वो दोबारा उसी फ्रेम ऑफ माइंड में आ गए। बॉलर्स की बात कर लें तो हम आपको पता है कि बॉलिंग में भी कोई हम बहुत तीर नहीं मार रहे थे। ऑल्दो आज अरशद इकबाल को मौका दिया गया और 4 ओवर में ऑलमोस्ट 16 रन उन्हें पड़े। वैसे एक आउट भी किया, तो ओवरऑल आपको तसल्ली बख्श लगी उनकी परफॉर्मेंस? नहीं, अरशद इकबाल ठीक है। देखें, हाँ, वो अरशद इकबाल की जो उन्होंने बॉलिंग की 1 of 16 इज नॉट बैड। उस्मान कादिर भी मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है। हफीज को देखें, बॉलिंग नहीं कराई। हफीज से भी उनको बॉलिंग करानी चाहिए। मैं तो बार बार कह के थक गया हूँ कि वो ऑलराउंडर में पिछले मैच दानिश से क्यों ओवर कराए 3? ही इज अ बैट्समैन, वो समझ नहीं आ रहा। देखिए, ही इज अ ऑलराउंडर, बहुत अच्छा किया। हाँ, बहुत अच्छा किया, उससे कराया बॉल। हाँ, उसने 2 विकेटें भी ली। अगर वो अच्छा ऑलराउंडर है तो इट्स यूजफुल फॉर पाकिस्तान, मगर उसको रन्स करने चाहिए। मगर मजे की बात ये है कि वो भी ओपनर है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे पास 4 ओपनर ऊपर खड़े हुए हैं। मतलब है कि सरजील भी है जो कि खेल ही नहीं रहा, दानिश भी हैं, फिर रिजवान भी हैं, बाबर भी हैं, फखर भी हैं, 5 हो गए। ये 5 ओपनर है, खेलेगा कौन? ऑब्वियसली वो खेलेगा कि जो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जो फॉर्म में है। एक और बस एक लास्ट चीज आप बता दें कि टीम एटीट्यूड आल्सो मैटर्स टू अ सर्टेन पॉइंट, कि अगर आप एक छोटी टीम कहने को उनके साथ प्ले करें तो एटीट्यूड आल्सो कम्स इनटू प्ले। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो कि ज़हनी तौर पे अगर आप ये समझने में आके के कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि जी ये टीम जो है वो बहुत ही छोटी टीम है, हम बड़े बड़े रिकॉर्ड कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्लानिंग करके आते हैं। मगर पिच, मैं जरूर कहूंगा कि पिच बड़ा फर्क है। जो साउथ अफ्रीका की पिच बड़ी सॉलिड पिच थी, जिसपे बैट्समैन खेलना पसंद करता है। ये पिच फंस के आ रहा है गेंद, और इसमें आपको ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ती है, जो कि एक प्रोफेशनल का काम है कि वो करे। अगर वो नहीं करा तो दैट इज नॉट अ गुड प्रोफेशनल। तो उसका कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि पिच जो है थोड़ी सी डबल पेस है, उसका बाउंस मजेदार तो जैसे भी है, जाहिर है परफॉर्म तो करना है, मैच तो जीतना है। यू हैव टू परफॉर्म, यू आर अ प्रोफेशनल, यू गेट मनी फॉर दैट। थैंक यू जी, थैंक यू सिकंदर फॉर योर एनालिसिस। सो नॉट अ गुड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। वी हैव द स्टोरी ऑफ आवर फेवरेट ब्यूरोक्रेट जनाब वजीर सकाफत, वजीर बेसिकली वजीर सकाफत पंजाब मियां ख्याल सियासतदान ख्याल अहमद कास्त्रो अपने अनोखे ख्यालात से अक्सर हैरान करते हैं। वैसे इनकी वजारत के हिसाब से इनका नाम कितना टिच बैठा है, बहुत टिच बैठा है ख्याल अहमद। लेकिन आप कास्त्रो कहेंगे या पहले तो क्या कैस्ट्रो पे बात हो जाए? कैस्ट्रो वाला तो ये कैस्ट्रो के फिडेल कैस्ट्रो आई एम नॉट श्योर। अब भाई अगर ये कोई कास्ट है तो प्लीज हमें ट्वीट करके बताइएगा जियो पाकिस्तान टीवी पे। खैर, ख्याल अहमद साहब की हम बात करेंगे। पहले कवाली से ये कोरोना और डिप्रेशन दूर भगाने की कोशिश करते रहे हैं लोगों में। उन्होंने कहा जी लोगों में बड़ी टेंशन है तो कवालियां मैं इसलिए कराना चाहता हूं ताकि लोग एंटरटेन भी हो, महसूस हो। लेकिन छोड़ने पहले क्या कहा था, अभी उन्होंने क्या किया है, अब उनका नेक्स्ट कारनामा। मैं तो कहता हूं कि पहले उन्होंने क्या कहा था वो जरा क्विकली सुनवा दें आपको। नहीं, पहले हम ये बताएंगे, सुनवा दें। चलो सुनाएं। पूरी दुनिया में इस वक्त एक डिप्रेशन चल रहा है और डिप्रेशन जो है इसका हमने हल भी करना है। कौम को कव्वाली जो एक राहत भी है,
अगर लोग सुनेंगे कव्वाली तो सबको राहत भी मिलेगी और एक आपकी तवज्जो दूसरे बीमारी की तरफ से हट के एक कव्वाली की तरफ जाएगी तो इससे अच्छा लगेगा लोगों को, घर पे बैठे हुए लोगों को। ये तो आपको याद होगा, भूल कैसे सकता है, हमने बड़ा इसको सोशल मीडिया पे भी लगाया था। ये माशाल्लाह पिछले साल का आखिरी दिन जो था ना, हमने इस नोट पे ही ख़त्म किया था। तो अब उनका कहना है कि अब उन्होंने अर्थ आवर की गुत्थियां सुलझाई हैं, माशाल्लाह गुत्थियां सुलझाई हैं। दुनिया भर समेत पाकिस्तान में कल अर्थ डे मनाया गया और इस बारे में मियाँ ख्याल अहमद कास्त्रो साहब ने अर्थ आवर की अनोखी तारीफ पेश की है। आए सुने, हैरान हो जाएंगे आप भी। अच्छा सर बताइएगा, अर्थार क्या है? जी, अर्थार क्या है सर? अर्थार ये है कि जो भी दुनिया में कहीं भी अर्थ आता है तो हमें उस अर्थ को रोकने के लिए हम जो सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ ग्रीनरी करती है, वो दरख्त करते हैं कि आपके हर अर्थ को रोकता है, हर ज़लज़ले को रोकता है। तो हमने इसे रोकना है और इसे ग्रीन करना है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को। दुनिया में जब अर्थ आते हैं, he meant earthquake. Of course he did. चलिए ख्याल साहब, it took me 2-3 times. I had to watch this clip 2-3 times to understand what he's trying to mean here. कि दुनिया में अर्थ आता है, मुझे लगा कि वो जो बिजली से अर्थ नहीं लगेगा। I got it the first time. He said that क्योंकि माशाल्लाह हम वो पिछली कवाली की बातें कर चुके थे ना, तो I knew what to expect। और ये उन्होंने कहना छोड़ दे सब कुछ। कितना मुश्किल काम है उन लोगों का जो इनके इर्द गिर्द है और खामोशी से खड़े हैं, क्योंकि इनका अर्थ आवर की एक्सप्लेनेशन जो हम अभी आपको दे देंगे आपको क्या तवक्को है कि जो लोग इनके इर्द गिर्द हैं उनकी मेंटल कैपेसिटी इससे ज्यादा होगी? समझा देना कि सर इसका ये वाला जवाब नहीं है और दुनिया में अर्थ कहाँ आएगा, मतलब अर्थ क्या है, अर्थ पे अर्थ क्या है, अर्थक्वेक की शायद ये बात कर रहे थे, लेकिन देखिए शायद नहीं 100% अर्थक्वेक की बात कर रहे थे। बाय द वे अर्थ आवर आपको पता है दुनिया में हर साल इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अपने प्लैनेट को इस तरह से कंजर्व कर सकें जो गैर जरूरी रोशनी बिजली का जो इस्तेमाल है भाई ये बड़ा सिंबॉलिक सा एक घंटा होता है पूरी दुनिया में, ये एक मनाया जाता है, अर्थ डे से कनेक्टेड होता है अर्थ आवर। इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी जो भी घर में या आपकी कंपनी में वेरेवर यू आर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वगैरह जो है, बिजली का ज़्यादा खर्च जो है उसको कम किया जाए, अपना फुटप्रिंट जो है इस दुनिया में उसको ज़रा कम किया जाए और उसके बाद सोचा जाए कि हम किस तरह के सारी चीज़ें जो है मैनेज कर सकते हैं। इतनी सी बात है, लेकिन इन्होंने तो पूरी दुनिया में एक जब अर्थ आता है, he was very prompt in a sense कि उन्होंने उसी टाइम बनाया होगा ना, जाहिर है उनको पता तो नहीं होगा। No, he wasn't that good. Sorry. उन्होंने वो बनाया, you have to be better than that. उन्होंने बनाया उसी वक्त बनाना है और अर्थ से इसको रिलेट किया, अर्थक्वेक से, और ये कॉन्फिडेंस के पूरा कहा भी नहीं, बस अर्थ तक ही रह गया क्योंकि आवर जो वो था कॉन्फिडेंस के पूरे नंबर। ख्याल साहब कुछ ख्याल करें, ये दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर टू लॉन्ग नाउ। अच्छा जी, ये तो हम वैसे ही आपको दिखाना चाह रहे थे और इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन टाइम कम है तो एक ही बात आपको बता सकते हैं। नहीं, हम बिल्कुल नहीं बता सकते क्योंकि हम आपको दोबारा से रेट करना चाहते हैं कि प्लीज़ ये एहतियात करें। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है इस खत्ते में, लाहौर और गिरदोनवा बहुत से अजला की सूरत हाल अच्छी नहीं है। 90% पे हमारी ऑक्सीजन जो ऑक्यूपाइड बेड्स हैं उसकी कैपेसिटी पहुँच गई है, यानी कि वो भर चुके हैं, इसलिए एहतियात ही वाहिद हल है। और साथ साथ वो लोग जो वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं और उन्होंने अब तक नहीं लगवाई है, एक मुफ्त टीका है जो हुकूमत लगा रही है 11-11-6-6 पे अपना शनाख्ती कार्ड जस्ट अ रिमाइंडर, इन द पास्ट 24 आवर्स 144 अमवात ड्यू टू कोविड ओनली, तो ये हो चुका और है 5,870 केसेस। बिल्कुल, ये सारे नंबर्स जो हैं शरह हमारी पॉजिटिविटी की डबल डिजिट है अगेन से ओवरऑल इन द कंट्री। प्लीज बी सेफ। अब कुछ समझ जाएं, मतलब एम ही तो नहीं बैठ के सारे ये कह रहे हैं ना कि कोविड सुन लें, समझ लें इस चीज़ को। और अच्छा जी, बस यही कहेंगे हम कि ज़रा समझ लें। वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह सी यू टुमारो।